राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो पिछले टॉपिक में हमने राष्ट्रपति की नियुक्ति, अधिकार व सामान्यकालीन शक्तियों के संदर्भ में पढ़ा। अब हम देखें कि राष्ट्रपति के दूसरे प्रकार की जो शक्तियां हैं, जिनको हम आपातकालीन या फिर संकटकालीन शक्तियां कहते हैं। अब हम देखें कि 3 प्रकार की परिस्थितियां हैं जिसके तहत भारत के राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की जाती हैं। पहली जो शक्ति है जिसमें अनुच्छेद 352 के तहत, ये जो 3 अनुच्छेद है 352, 356, 360। अब अनुच्छेद 352 है, उसमें क्या प्रावधान किया गया है? अगर हम मूल संविधान की बात करें, युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर आंतरिक अशांति, राष्ट्रपति को अगर ऐसा लगे विदेश के ऊपर कोई बाह्य आक्रमण हो सकता है, देश में किसी प्रकार का शस्त्र विद्रोह हो सकता है या देश में आंतरिक अशांति उत्पन्न हो सकती है, तो वो क्या कर सकता है? अनुच्छेद 352 के तहत देश में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। और ऐसी स्थिति के अंदर संसद की समस्त जो शक्तियां हैं वो किसमें आ जाती थी? राष्ट्रपति में आ जाती। लेकिन हम देखें कि 44वां जो संविधान संशोधन हुआ तो उसमें क्या किया गया? इसमें कुछ बदलाव किए गए। आंतरिक जो अशांति थी इस शब्द को हटा दिया। अब सिर्फ राष्ट्रपति क्या कर सकता है? युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह की स्थिति में ही क्या कर सकता है? अनुच्छेद 352 का प्रयोग कर सकता है। इससे पहले हम देखें राष्ट्रपति को संसद की अनुमति की आवश्यकता, मौखिक रूप से वो इसकी घोषणा कर सकता था। लेकिन अब हम देखें 44वें संविधान संशोधन के बाद अगर देखा जाए तो इस प्रावधान या इस अनुच्छेद में कुछ बदलाव किए गए। जैसे 44वें संविधान संशोधन के बाद 4 बातें इसमें बदली गई। नंबर 1, 352 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति को क्या करना होगा? संसद से लिखित, मतलब मंत्री परिषद से लिखित में लेना होगा। लिखित मिलने पर ही राष्ट्रपति क्या कर सकता है? इसका उपयोग कर सकता है। इसको 2 माह तक लागू किया जाता है। अब हम देखें राष्ट्रपति को अगर इसे बढ़ाना है तो भी क्या है? एक बार में उसको वो 6 माह तक के बढ़ा सकता है। इसकी समाप्ति की घोषणा तो हम देखें कि लोकसभा में साधारण बहुमत से प्रस्ताव लाकर क्या किया जा सकता है? आपातकाल को समाप्त किया जा सकता है। तो ये था युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति, अनुच्छेद 352। दूसरा, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर। अब हम देखें भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकारें अलग अलग काम करते हैं। केंद्र सरकार की शक्तियां संविधान के द्वारा अलग है। प्रत्येक राज्य सरकारों को संविधान ने अलग शक्तियां दी, जिनको हम राज्य सूची के विषयों के नाम से भी जानते हैं। लेकिन हम देखें कि संविधान के अंदर अनुच्छेद 356 है, उसमें क्या प्रावधान किया गया? अगर राष्ट्रपति को ऐसा लगे कि किसी भी राज्य के अंदर वहां की जो राज्य सरकार है वो संविधान के अनुसार काम नहीं करे, शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, कानून व्यवस्था वहां पर ठीक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? मंत्री परिषद की सलाह से उस राज्य के अंदर अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति जिस राज्य में अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है, तो हम देखें कि प्रारंभ में वो कितने समय के लिए लगाया जा सकता है? 2 माह के लिए लगाया जा सकता है। लेकिन उसके बाद अगर उसको बढ़ाना है तो संसद या मंत्री परिषद में प्रस्ताव लाकर उसको 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन किसी भी राज्य के अंदर राष्ट्रपति शासन वो अधिकतम कितने समय तक रखा जा सकता है? 3 वर्ष तक रखा जा सकता है। तो जिस राज्य में राष्ट्रपति के द्वारा 356 या फिर का प्रयोग किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस राज्य की समस्त जो शक्तियां, मतलब सीधे तौर पर उसका किसका केंद्र का शासन है वहां पर स्थापित हो जाता है। और राज्यपाल जो केंद्र सरकार का प्रतिनिधि होता है वो राज्य की विधानसभा की समस्त शक्तियों का प्रयोग करता है। तीसरा, वित्तीय संकट।
अब हम देखें भी राष्ट्रपति को ऐसा प्रतिक्रिया महसूस हो कि देश की वित्तीय साख को खतरा है या देश में आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, देश की वित्तीय साखें गिर सकती है, विकास दरें गिर सकती है। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अनुच्छेद 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ये थे भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां। तो हमने दो प्रकार की शक्तियां पढ़ी, सामान्यकालीन और आपातकालीन। भारत के आपातकालीन अनुच्छेद कौन कौन से हैं? 352, 356, 360। तो ये अनुच्छेद है 352, 356, 60। अब हम देखें कार्यपालिका का दूसरा जो जैसे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति व भारत का महान्यायवादी, इनसे मिलकर कार्यपालिका का निर्माण है। अब राष्ट्रपति के बाद हम देखें भारत के संविधान में उपराष्ट्रपति के पद का भी प्रावधान किया गया। अनुच्छेद 63, तो अनुच्छेद 63 है, उसमें किसका प्रावधान है? कि भारत के अंदर एक उपराष्ट्रपति का पद होगा। अब हम देखें जिस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, उसमें योग्यताएं होती हैं, उसको पद से हटाने की प्रक्रिया होती है, उसकी शक्तियां होती हैं। इसी प्रकार से भारत के संविधान में भारत के उपराष्ट्रपति को भी कुछ अधिकार शक्तियां प्रदान है। अब उपराष्ट्रपति का जो पद है अनुच्छेद 363 के तहत हम देखें भारत में उपराष्ट्रपति का के पद होगा। अब उपराष्ट्रपति के लिए क्या मापदंड होते हैं? तो जो मापदंड राष्ट्रपति के लिए होते हैं, जैसे वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनने के लिए जो मापदंड होते हैं वो उसके अंदर होने चाहिए। कार्यकाल की हम बात करें तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल संविधान के अनुसार कितना निर्धारित किया गया? 5 वर्ष निर्धारित किया गया, लेकिन 5 वर्ष से पहले भी उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। अगर राज्यसभा के सदस्य राज्यसभा में प्रस्ताव लाते हैं और वो प्रस्ताव अगर 2/3 बहुमत से पारित हो जाता है, क्योंकि 14 दिन बाद उसके ऊपर विचार विमर्श होता है और 14 दिन में अगर राज्यसभा उस विधेयक को 2/3 बहुमत से पारित कर देती है और उसके बाद उसको लोकसभा के पास भेजा जाता है, तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति को समय से पूर्व अपना पद छोड़ना पड़ता है। राष्ट्रपति की शक्तियां अब हम देखें, वैसे राष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा का पदेन सभापति और राज्यसभा की अध्यक्षता करता है। उसके साथ साथ ऐसी स्थिति कि किसी कारणवश जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर राष्ट्रपति किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाता है या विदेश यात्रा पर चला जाता है या फिर अपनी इच्छा से वो अपना त्याग पत्र दे देता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का जो पद है वो क्या जाता है? खाली हो जाता है। और उसकी समस्त शक्तियों का जो उपयोग है वो 6 माह के लिए कौन कर सकता है या उन शक्तियों का उपयोग कौन करता है? भारत का उपराष्ट्रपति करता है। तो इस प्रकार से भारत का जो उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 63 के तहत उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया। राज्यसभा का उसे सभापति माना जाता है, 5 वर्ष उसका कार्यकाल होता है। हटाने की जो प्रक्रिया है राज्यसभा के अंदर 14 दिन पहले प्रस्ताव रखा जाता है, उसके बाद उसको 2/3 बहुमत से पारित किया जाता है, दोनों सदन उसको पारित कर देते हैं तो उसे अपना पद छोड़ना पड़ता है। 4 प्रकार की परिस्थितियां होती हैं, जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु होना, अपनी इच्छा से त्याग पत्र देना, किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित होना, विदेश यात्रा में पर चले जाना। ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति की शक्तियों का उपयोग उपराष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब इसके बाद हम देखें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व मंत्रिपरिषद जो कार्यपालिका के महत्वपूर्ण अंग है। अब मंत्रिपरिषद की हम बात करें तो अगर कार्यपालिका की वास्तविक शक्तियों की अगर हम बात करें तो वास्तविक शक्तियां किसमें निहित है? मंत्रिपरिषद में ही निहित है।
जिसका मुखिया कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब प्रधानमंत्री क्या है? देश का वास्तविक शासक है। वो मंत्री परिषद की समस्त शक्तियों का उपयोग करता है। अब अनुच्छेद 74 में किसका प्रावधान किया गया है? मंत्री परिषद का प्रावधान किया गया, जिसका प्रमुख या मुखिया वो प्रधानमंत्री को माना गया। अब प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है, तो संविधान के अनुसार हम देखें कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो क्या है? जैसे राष्ट्रपति की शक्तियां हमने पढ़ी हुई, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति कर रहा है। लेकिन हम देखें कि इसमें जो व्यवस्था है वो क्या है? संसदीय जो शासन प्रणाली है, हम देखें प्रत्येक 5 वर्ष बाद क्या होते हैं? चुनाव होते हैं। और चुनाव के अंदर लोकसभा में जो सबसे बड़ा राजनीतिक दल होता है, मतलब जिसके पास सबसे ज्यादा बहुमत होता है, उसी व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। दूसरी जो परिस्थिति है वो क्या है? कभी कभार हम देखें लोकसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? अपने विवेक के आधार पर निर्णय लेता है। मतलब किसी भी दल को वो सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर सकता है, या किसी अन्य व्यक्ति को भी वो अपने विवेक के आधार पर प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो ये थे बात प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया। अब बात का जो प्रधानमंत्री या जो मंत्री परिषद है उसके पास क्या अधिकार होते हैं, कौन कौन सी शक्तियां होती हैं? तो प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। अब जैसे हमने पीछे पढ़ा, प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब अगर देखा जाए तो मंत्री जो परिषद है उसका जो प्रमुख है, उसका जो मुखिया वो कौन है? प्रधानमंत्री है। या देश का जो वास्तविक शासक है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। अब हम देखें कि प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां। अब प्रधानमंत्री का प्रथम कार्य क्या है? देश का शासन प्रधानमंत्री चलाता है। तो उस शासन को चलाने के लिए उसको किसकी आवश्यकता है? एक मंत्री परिषद की आवश्यकता है। तो मंत्री परिषद का निर्माण कौन करता है? मंत्री परिषद का निर्माण या गठन किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। मतलब प्रधानमंत्री ही क्या करता है? मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं, जैसे 3 भाग होते हैं इसके अंदर, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री व उप मंत्री, ये सब किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्रधानमंत्री जिनके नामों की सिफारिश से देता है, राष्ट्रपति उन्हीं को मंत्री परिषद में शामिल करता है। मंत्री परिषद के 3 स्तर है, कैबिनेट, राज्य व उप। कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं वो अपने विभाग के प्रमुख होते हैं, मुखिया होते हैं। उस विभाग की समस्त जिम्मेदारी उसी के अंदर होती है। जैसे वित्त मंत्री है, रक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है। उसके साथ साथ राज्य मंत्री बनाए जाते हैं, जो कैबिनेट से उनका जो स्तर है वो छोटा होता है या इनके अधीन रहकर वो काम करते हैं। उप जो मंत्री होते हैं वो क्या है? इन दोनों प्रकार के मंत्रियों का उनके कार्यों में सहयोग करते हैं। दूसरा जो कार्य है मंत्री परिषद का गठन, मंत्री परिषद के सदस्यों में कार्य विभाजन। अब हम देखें मंत्री परिषद का तो गठन कर दिया। अब मंत्री परिषद के जो सदस्य होते हैं उनके मध्य अगर विभाग है, उनका जो बंटवारा है, कार्यों का जो विभाजन है वो भी किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री है वो अपने विवेक के आधार पर किसी भी सदस्य को उसके विभाग की जिम्मेदारी देता है। जैसे वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, जितने भी विभाग हैं वो सब किसके द्वारा आवंटित किए जाते हैं? प्रधानमंत्री के द्वारा आवंटित किए जाते हैं। उनकी कार्यकुशलता के आधार पर हम देखें उनमें वो क्या कर सकता है? बदलाव भी कर सकता है, परिवर्तन भी कर सकता है। तो मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनके मध्य विभागों का जो बंटवारा है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उन विभागों में जो बदलाव है, परिवर्तन है, वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तीसरा जो कार्य है वो क्या है? मंत्री परिषद
का कार्य संचालन, मंत्री परिषद का कार्य जो संचालन है वो भी प्रधानमंत्री करता है। क्योंकि हम देखें प्रधानमंत्री क्या है, मंत्रिमंडल का मुखिया है, अध्यक्ष है, तो उसकी समस्त जो कार्यवाही है उसका संचालन कौन करेगा, प्रधानमंत्री करेगा। मंत्रिपरिषद की जो बैठकें होती हैं उनके अंदर जो विषय होते हैं जिनके ऊपर विचार किया जाता है वो भी क्या है, प्रधानमंत्री की पहले की जो कार्यसूची है, एजेंडा है, उसी के आधार पर उसमें विचार विमर्श होता है। चौथा जो कार्य है या चौथी जो शक्ति है वो क्या है, शासन के विभिन्न विभागों में बदलाव, शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय स्थापित करता है। अब हम देखें शासन के विभिन्न विभागों में समन्वय। अब प्रधानमंत्री है वो तो समस्त मंत्रिपरिषद का मुखिया है, पूरे प्रशासन की जिम्मेदारी उसकी होती है। अब शासन के विभिन्न विभाग होते हैं, अलग अलग मंत्री होते हैं, उनके अलग अलग अधिकार क्षेत्र होते हैं, लेकिन एक अच्छा शासन कर दिया जा सकता है जब सभी विभागों में आपसी तालमेल होता है, सहयोग होता है। तो ये जो कार्य वो किसके द्वारा किया जाता है, भाई सभी जो विभाग है वो आपसी तालमेल के साथ कार्य करें, उनमें समन्वय स्थापित हो, तो वो कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। पांचवी जो इसका कार्य हो सकती है लोकसभा का नेता इसको माना जाता है, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति मतलब लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त जो दल होता है उसका जो मुखिया वो कौन बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। तो लोकसभा में कब इसको क्या माना जाता है, नेता माना जाता है। जिस तरह देश का नेता है उसी तरह उस सदन का भी क्या है, प्रधानमंत्री नेता है। विभिन्न पद प्रदान करना। अब हम देखें राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न जो उच्च स्तर के जितने भी पदाधिकारी हैं उन सब की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, भारत का प्रधानमंत्री करता है। राष्ट्रपति व मंत्रिमंडल के बीच एक संपर्क कड़ी के रूप में भी कार्य किसके द्वारा किया जाता है, प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। क्योंकि संवैधानिक अध्यक्ष कौन है, राष्ट्रपति, जबकि वास्तविक शक्तियां किसके पास, मंत्रिपरिषद के पास। तो प्रशासन या शासन से संबंधित जो भी जानकारी है, सूचनाएं वो राष्ट्रपति तक किसके द्वारा पहुंचाई जाती है, प्रधानमंत्री द्वारा पहुंचाई जाती है। प्रधानमंत्री की जो भी सलाह है वो मंत्रिपरिषद तक राष्ट्रपति पहुंचाता। मंत्रिपरिषद का कोई भी सदस्य राष्ट्रपति से मिलने से पहले प्रधानमंत्री की अनुमति वो आवश्यक होती है।